हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नेक्स्ट सेशन के साथ। आई नो कई बच्चों की कंप्लेंट है, सर लास्ट वीक सेशन नहीं आया। हाँ बेटा, आई वॉज बिट ऑक्यूपाइड इन समथिंग एल्स, सो दैट्स वाई ये वाला सेशन थोड़ा सा डिले रह गया। कोई बात नहीं, बट आज मैं आपके साथ एक बात प्रॉमिस करता हूं कि अब से भाई कोशिश करेंगे हम हर वीक आपको जल्दी जल्दी से आपका सारा कोर्स कवर कर दें। हो सकता है कुछ कुछ वीक में मैं डबल क्लास भी दूं, बट विल ट्राई एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ये सारा का सारा कंटेंट कंप्लीट करवा दें। सर आज आप कौन सा चैप्टर करवाने वाले हो? तो बेटा आज हम आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर करने वाले हैं, जिसके ऊपर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है। करें बेटा स्टार्ट? हाँ सर, ये चैप्टर के ना एक्चुअली दो हिस्से हैं। आज हम एक हिस्सा कर रहे हैं और नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे हिस्से पर आपके साथ काम करेंगे, तब ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है सर, अपने पास दो मॉड्यूल हैं, तो अभी मैं सेकंड मॉड्यूल जो सेकंड पार्ट है उसमें से टेकअप कर रहा हूं। और सेकंड पार्ट में से आज हम क्या टेकअप करेंगे? सर आज हम टेकअप करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, मतलब वहां पर आप अपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेजर्स कैसे करेंगे। भाई देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली बात होती क्या है? तो अगर हम बात करें बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई देखो काम तो ये सब वैसे ही करती है, इनको भी पैसा चाहिए, फंक्शनिंग के लिए सब कुछ चाहिए। सिर्फ फर्क एक है प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट में, और वो इनके नाम में ही है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फॉर मेनली अर्निंग और जनरेटिंग प्रॉफिट और रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स। तो भाई जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो उनके लिए प्रॉफिट कमाने का काम करती है, उनके लिए प्रॉफिट मशीनरी बनती है कि भाई इसमें पैसा लगाओ, दूसरी तरफ से प्रॉफिट निकाल के लेते जाओ। जबकि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहती है भैया हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा विजन मिशन ऑब्जेक्टिव इज नॉट एवर लिंक्ड टू जनरेटिंग योर प्रॉफिट्स। हमारा काम प्रॉफिट कमाना है ही नहीं साहब, हम तो प्रॉफिट के लिए बने नहीं हैं। जैसे आपने देखे होंगे आपके घर के आसपास बहुत सारी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, या चैरिटेबल आपके पास डिस्पेंसरीज होती हैं, जहां पर आप जाएंगे बाकी बाजार से कम दाम में वहां पर आपका काम हो जाएगा। मतलब वो क्या करते हैं, वो प्रॉफिट मार्जिन अपना एलिमिनेट करते हैं। वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं है प्रॉफिट, तो जो हमें पैसा मिलेगा हम उससे आपके लिए काम कर देंगे। अब इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ लोग आपसे चार्जिंग भी करते हैं, मतलब लोअर रेट्स पे आपसे पैसे लेते हैं। जबकि कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब हमें तो पैसे लेने ही नहीं है, वी आर फ्री, वी आर फ्री। जी हाँ, वी आर फ्री, हमें कोई किसी प्रकार के पैसे नहीं लेने हैं। जैसे अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस या देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक ट्रस्ट जो कहती है हम चाइल्ड एजुकेशन पर काम करेंगे, या हम यू कैन से हाइजीन पर काम करेंगे, कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएंगे कि आपको बेटा वॉशरूम जो करना है, वॉशरूम बेटा टॉयलेट्स का यूज करिए, आप बाहर मत यूज करिए। गांव में आज भी बहुत जगह पर यह होता है, ऑल्दो अब हमारे यहां पर यह काफी बदल चुका है, बट स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी जहां पर यह होता है। तो उन लोगों को समझाना कि भाई देखो आपको टॉयलेट्स यूज करने चाहिए, नहीं करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होती है, बीमारियां बढ़ती हैं एंड सो ऑन। अब ये अवेयरनेस करना, लोगों को जागरूक करना, ये सब क्या है, हमारे एनजीओ का काम है। आपने देखा होगा बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स आती हैं जहां पर कई लोग मिलकर एक कम्युनिटी बनाकर बेटा जैसे सी हो गया या कोई रिवर हो गई उसकी क्लीनिंग कर रहे होते हैं। वो खुद उस सी में या रिवर में जाकर प्लास्टिक हटा रहे होते हैं कि भाई हम इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। बेटा ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये एक फॉर्मल तरीके से जब बन जाती है तो इसको एनपीओ बोल देते हैं हम। सो दैट इज द मेन थिंग। भाई यहां पर ना आपके पास कई सारे प्रकार के, एजुकेशन की फील्ड में, एनवायरमेंट की फील्ड में, आपके पास स्पोर्ट्स की फील्ड में, आपके पास हेल्थ केयर की फील्ड में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहली बात भैया ये है कौन, पहले ये समझ में आया? हाँ सर ये समझ में आया, है कौन ये तो पता चल गया, बट सर क्या इनकी भी परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी? सोचो जरा, सोचो जरा 2 मिनट के लिए मेरे साथ सोचो, क्या इन लोगों की परफॉर्मेंस भी चेक करनी पड़ेगी? मतलब ऐसा है क्या कि इनकी परफॉर्मेंस चेक करो या ना करो क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि ये तो विदाउट प्रॉफिट काम कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट नहीं है। तो बेटा आंसर इज यस, बल्कि मैं तो कहूंगा भैया इनकी और ज्यादा चेक करनी पड़ेगी।
सर ऐसा क्यों? मैंने कहा देखो भाई, जो प्रॉफिट कमा रहा है उसकी परफॉर्मेंस तो यू कैन से एक बार को आप प्रॉफिट से जज कर रहे हो। जैसे जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बीट रिलायंस हो गया, टाटाज हो गया, अडानीज हो गया, कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, है ना, कोई भी कंपनी का आपके पास एनुअल रिपोर्ट आता है, आपको पता चल जाता है इस कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट के बेस पर आप एक जज कर सकते हो यार इसने अच्छा काम करा, नहीं करा, क्या करा। भाई उसका काम ही प्रॉफिट कमाना है। सोचिए एनपीओ में आप उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे? और यहां तो सबसे इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस देखना। क्यों? लेट सपोज आप गए कहीं पर भी गए, आप किसी भी एक धर्म वाली जगह पर गए, वहां पर क्या हुआ, वहां पर ना उन्होंने एक फैसिलिटी बना रखी थी जहां पर आप जाके रह सकते हो और बड़े नॉमिनल चार्जेस में आप रह सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, होटल में जाओगे तो कॉस्टली है, यहां पर बहुत नॉमिनल है। लाइक धर्मशाला हो गई, या आपके पास कुछ भी बना दिया उन्होंने, रूम्स बना दिए। अब आप वहां गए तो उनका काम क्या है, पहले सोचिए व्हाट इज द पर्पस। बेटा उनका काम है उस जगह को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना ताकि वो जगह लोगों के काम आए, उसका लोग अच्छे से इस्तेमाल करें। अब इसको इस्तेमाल करवाने के लिए लोगों ने इसको पैसा दिया होगा। देयर मस्ट बी मनी विच मस्ट हैव पोर इन। भाई बिना पैसे के तो काम होता ही नहीं, पैसा तो जीवन है, उसके बिना तो कुछ चलता ही नहीं। दान पुण्य करना है उसके लिए भी पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है उसके लिए नहीं चाहिए। तो हर तरीके से आपको पैसा तो चाहिए। अब सोचो जिन लोगों ने वहां पर पैसा डोनेट करा, लेट सपोज आपने किसी को 10,000 रुपए दे दिए कि ले भाई तू ये ले जा और मेरे लिए ये वाला अच्छा काम कर दियो। आपने कहा चलो ऐसे समझते हैं, आपने किसी को 10,000 रुपए दिए और आपने उसे बोला कि भाई देख ऐसा है, तू ना इस पैसे से रोज जिनके पास अर्निंग नहीं है, कुछ है, उनको तू खाना खिला दियो, है ना। आपने एक अच्छे सोच से, अच्छे विचार से पैसा दिया। ओके, ये किसको दिया? एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जो फूड के रिलेटेड सारी की सारी काम करती है। मतलब जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास दिक्कतें हैं, उन सबको वो फूड प्रोवाइड करती है। अब आपने तो अपनी भली सोच से पैसा दे दिया कि यार मैं ये दे रहा हूं, मेरे मन से ये दान मैंने कर दिया, है ना। हाँ सर कर दिया। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि यार क्या उसने मेरा पैसा सही जगह यूज करा? क्या उसने जेन्युइनली उस पैसे को यूज करा, या उसने वो पैसा अपनी पॉकेट में डाल के चलता बन गया, या उसमें से कुछ यूज करा बाकी उसने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया? आपके मन में 10 तरीके के सवाल आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। तो बेटा ऐसे ही एवरी पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू दैट एनपीओ इज कंसर्न्ड अबाउट द यूजेज ऑफ देयर फंड्स। क्योंकि भैया वहां प्रॉफिट नहीं है, वहां जज नहीं कर सकते हो आप, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो भाई ऐसी जगहों की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या परफॉर्मेंस मेजरमेंट और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कैसे इवैल्यूएट करोगे। अब आप कहते हो हम इवैल्यूएट करेंगे, हाँ उसके तरीके हम बनाएंगे कि हाँ भाई करना है, बट पहले में समझना व्हाई इट इज नेसेसरी। नेसेसरी इसलिए कि यहां कोई प्रॉफिट नहीं है, लोग एक बहुत अच्छे मोटिव से आपको मनी दे रहे हैं, तो भाई वो मनी सही तरीके से इस्तेमाल हो, उसका सही जगह पर यूज हो, जिस पर्पस के लिए दिया गया वो पर्पस उससे मीट हो, ये तो सबसे पहले एश्योर करना पड़ेगा। वी हैव टू इंश्योर कि ये सारी चीजें एकदम परफेक्टली हो रही हैं। हाँ सर हो रही हैं। तो भाई ये सब करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। यू हैव टू चेक कि भैया एक एनपीओ के केस में हमारे पास कैसे हम चेक करें कि यार ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई गड़बड़ हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे पैसे का मिस यूज कर रहा है। सो वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हम उसके पेपर से चेक कर सकते हैं, हम ऑडिट कर देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा हाँ बेटा पेपर से कर सकते हो, बट हमें और भी क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे बेटा। कई बार पेपर्स में गड़बड़ भी होती है ना, हो सकती है ना। देखो भाई हो तो बहुत कुछ सकता है, तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे क्राइटेरियाज भी डेवलप करने पड़ेंगे जिससे ये सारी की सारी प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाए। इसके बाद इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। पहले बेटा आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू समझ में आया, हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये करना अपने अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप एक सोशल कॉज के लिए अगर पैसा दे रहे हो
तो सोशल कॉस्ट को क्वांटिफाई कैसे करेंगे? आप कैसे पता लगा लोगे कि यार आपका पैसा सही यूज हुआ? उसका कोई क्राइटेरिया कुछ, ये सब डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है। इट इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। सर कैसे डिफिकल्ट है, क्या है, वो अभी हम चैप्टर में आपके साथ पूरा पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर काफी छोटा सा है। अगर मैं स्टडी मॉड्यूल में बात करूंगा 10-12 पेज का चैप्टर है मुश्किल से मिलाकर, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट येट वेरी वेरी गुड चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी सेशन खत्म हो जाएगा, बट यस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारा ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एमसीक्यू पेपर है, यू कांट से कहां पर पेपर में आ जाएगा। तो एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, बट येट चलो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। करें बेटा स्टार्ट? चलो अब ये रहे आपके आज के नोट्स जो हमें आपके साथ गो थ्रू करने हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं एसपीओएम, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम प्रॉफिट कमाना तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है हमारा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कुछ कुछ चैलेंजेस आएंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट को लेकर कि भैया हमारे को इनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करनी है, और साथ साथ हम देखेंगे उनका वे आउट क्या पॉसिबल है, व्हाट आर द ऑप्शंस कि हम इस प्रॉब्लम को आंसर कर पाए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाए। सो वी हैव टू फोकस ऑन बोथ द वे। अब यहां पर हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए बेटा 3 ऑप्शन है, 1 2 3, यानी कि वीएफएम फ्रेमवर्क है, एडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड है और अदर मेजर्स हैं। अब एक वर्ड आ रहा है बेटा बैलेंस स्कोर कार्ड, ये ऑल्दो हम इसके अगले चैप्टर में यानी कि जब प्रॉफिट वाले में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में, यहां पर बहुत आसान से छोटा सा पढ़ेंगे, बाकी इसका डिटेल्ड वर्जन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये 3 आपको समझने हैं। ठीक है सर, आइए बस इतना सा टॉपिक है छोटा सा ही, चलिए देखते हैं। पहले तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटा बड़ी सारी हो सकती हैं, ओल्ड एज होम है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, चैरिटी कर रहे हैं, आर्ट गैलरी है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल है। अलग अलग एरियाज में आपके पास एनपीओ काम करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सर अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्या क्या होते हैं। तो बेटा अगर इनके बारे में समझे, पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, या तो चैरिटेबल होगा बेटा, या ये लोगों का भला करने के लिए है, सोशल कॉजेस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, म्यूचुअल कॉपरेशन है। बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल ऑपरेशंस। इनके पास क्या है, इनका मेन फंडा ही हमारे पास बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब प्रॉफिट कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। अब इनके पास पैसा कहां से आता है, फंडिंग सोर्स। तो बेटा फंडिंग सोर्स इनके पास 2 तरीके से आता है। देखो कुछ तो क्या होते हैं, कोर मेंबर्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, जिनका सोच थी, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा, उसके बाद उसमें और लोग जुड़ते रहते हैं, तो ऐसे करके पूरी एक कोर मेंबर की टीम बन जाती है जो उसकी यू कैन से वर्किंग का पार्ट होते हैं कि हाँ यार उसकी डिसीजन मेकिंग का पार्ट होंगे। तो जब कोई कोर मेंबर आपको पैसा देगा, भाई वो भी तो अपना पैसा लगाएंगे ना। सबने सोचा कि हमें सोशल कॉज करना है, हमें मान लो एक रिवर को क्लीन करना है, या मान लो बेटा हमें ना जैसे मतलब कई जगह पर आजकल बोलना अच्छा नहीं लगता बट होता है, कई लोग आजकल देखते हैं कि उनके किसी ना किसी बड़े क्लोज की मान लो रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई ड्यू टू द होल्स इन द रोड, या पॉट होल्स जो होते हैं, गड्ढे बने होते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, उन गड्ढों को अपने आप से भर रहे होते हैं। वो कहते हैं हम सरकार पर डिपेंड नहीं होंगे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, किसी की जान जा सकती है, हमने अपने अपनों को खोया है तो हम नहीं चाहते कोई दूसरा अपनों को खोए, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, गड्ढों को फिल करते हैं। अब गड्ढों को अगर फिल करना है तो उसके लिए, अब यह है तो सोशल कॉज, अब उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए सामान चाहिए। अब जो सामान आता है बेटा उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा, कुछ तो वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं कि चलो हम अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं, ओके सर। कुछ बेटा बाहर वाले लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मान लो आपने देखा यार ये पर्सन ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपने पूछा क्या मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूं, उसने कहा जी आपको चाहिए तो आप अपना पैसा दे दीजिए, तो आपने उसको मनी दे दिया। तो आप क्या उसके मेंबर हैं कमिटी के, क्या आप उसकी मेंबर कोर मीटिंग का पार्ट है ना, आप काम नहीं कर रहे हो, आप एक्सटर्नल पैसा दे रहे हो। तो 2 तरीके से पैसा आता है, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने सुना होगा टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो है अपने पास एक बहुत फेमस है, तो बॉम्बे में जो ये टाटा, मुंबई में जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है बेटा, ये क्या है सर, ये जो कोर एस्टेब्लिशमेंट है टाटा द्वारा जो है,
बट ऐसा नहीं है सिर्फ वहां पर सिर्फ वही लोग पैसा लगाएंगे। मान लो आपने कहा यार मैं भी देना चाहता हूं, आपने अपनी तरफ से और डोनेट कर दिया, आप एक्सटर्नल हो गए। जो उस हॉस्पिटल के मेन कोर मेंबर्स होंगे जिनकी एक प्रॉपर लिस्ट होगी, हाँ यार ये मेंबर्स है, अगर वो पैसा दे तो इंटरनल, कोई बाहर वाला पैसा दे तो एक्सटर्नल, सिंपल। तो बेटा यही है हमारा। कॉर्पस इज मेंटेन्ड थ्रू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स और एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशंस जो शेयर होल्डर नहीं होते हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो गए। ऑब्जेक्टिव, नो ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ क्रिएशन, फोकस इज ऑन फुलफिलिंग स्टेटेड सोशल ऑब्जेक्टिव। अपने जो पर्पस के लिए हमने बनाया है, जो हम ऑब्जेक्टिव, जो हमारा विजन मिशन ऑब्जेक्टिव है, उसको जो अचीव करना चाहते हैं सोसाइटी वाला, वो करेंगे। फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, trustee have a fiduciary duty to ensure that funds are used strictly for the stated purpose। तो भाई यहां पर मेन ड्यूटी तो यही है कि जिस पर्पस के लिए पैसा लिया गया आप उस पर्पस को इफेक्टिवली मीट करें। अब ये मीट हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसी के लिए हमें इनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। प्रॉफिट और सरप्लस, सरप्लस कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एडिड बैक टू द कॉर्पस। मतलब अगर मान लो कोई पर्पस से आपका पैसा बच गया, मान लो आपने लिए थे 2 लाख रुपए, आपके सिर्फ 1.7 लाख यूज हुए, तो मतलब जो 30,000 आपके पास बचे वो क्या होंगे, क्या वो वापस कर दिए जाएंगे? नो बेटा, उसको हम आगे फर्दर कॉमन पूल में डाल देते हैं कि और किसी पर्पस में यूज हो जाएंगे। प्रॉफिट मोटिव, नॉट ड्रिवन बाय प्रॉफिट, सरप्लस इज अ बाय प्रोडक्ट नॉट अ गोल। तो अगर कुछ बच जाएगा तो ठीक है, वो तो बच गया, बाई चांस कुछ बच गया तो ठीक है, अदरवाइज हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हमें प्रॉफिट बचाना है। पहले बेटा बात समझ में आ गई। चलो अभी हमने पढ़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब इनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करनी है? तो भैया देखो, क्या पहले प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है? नॉट रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट। तो भैया मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, बट मस्ट स्टिल इंश्योर इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स। अब ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो अपनी मर्जी से कहीं भी उल्टा सीधा ज्यादा खर्चा कर दिया, कुछ भी कर दिया ना। इफेक्टिव यूज ऑफ फंड्स तो आपको कर रही है, सही तरीके से फंड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका पर्पस ही डिफीट हो रहा है, दैट इज द मेन थिंग। फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो प्रॉफिट मोटिव, फिड्यूशरी ड्यूटी टू कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द फंड। भाई एक ड्यूटी तो बनती है ना, आपने जिससे पैसा लिया है उसको आप प्रॉपर तरीके से बताओ कि हाँ यार आपका पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कोई गलत नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर। एश्योरेंस टू कंट्रीब्यूटर, रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए दैट फंड्स आर यूज्ड फॉर द स्टेटेड पर्पस। अकाउंटेबिलिटी स्कोप, टू डेमोन्स्ट्रेट टू व्हाट एक्सटेंट द पर्पस हैज बीन अचीव्ड। भाई मैंने किसी को पैसा दिया कि भाई तू ना एक काम कर, ये ना किसी की हेल्थ के लिए, हेल्थ सेगमेंट में लगा दे, या छोटे बच्चों की एजुकेशन में लगा दो, या कैसे भी कर दो, व्हाटएवर, किसी भी पर्पस के लिए दिया। तो जिस पर्पस के लिए दिया वो कितना अचीव हुआ, उसका क्या टारगेट हुआ, आपने कितना काम करा, ये बताना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, तो यही आपकी अकाउंटेबिलिटी है। और एश्योरेंस क्या देना है कि हाँ आपका पैसा सही जगह लगेगा। देखो आज की डेट में ना ये जो चलन है ना, इसके ऊपर बड़ा एक यू कैन से एक ना कॉन्ट्राडिक्शन भी आता है। बहुत सारे लोग बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा नहीं लगाते हैं। वो कहते हैं यार हमें ना दान देना तो है, मतलब हमें डोनेट करना है, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट वी डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज वी डाउट ऑन देयर अकाउंटेबिलिटी, we doubt on their performance, so that's why their performance measurement is very very necessary। ये इसलिए नेसेसरी है ताकि कंट्रीब्यूटर का जो ट्रस्ट है, जो पर्सन आपको पैसा दे रहा है, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बना रहे, उसकी वर्थ आपके ऊपर बनी रहे, ताकि आपको इनफ्लो आता रहे और आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे रहें। अगर इनफ्लो बंद हो गया तो बेटा ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हो पाएगा। सो दैट इज द मेन थिंग। इसलिए ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों का ट्रस्ट उठ गया तो बेटा आपके पास इनफ्लो बंद तो आपके पास मनी नहीं है, तो आप काम कैसे कर पाओगे? सो दैट इज द मेन थिंग। गॉट इट? नीड फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ensure accountability and transparency, performance must be measured, link between resource and purpose, there must be a measurable connection between resource spent and account goals achieved। भाई देखो आपको एक ना कहीं ना कहीं लिंक तो कुछ बनाना पड़ेगा ना।
जिससे कि आप ये इंश्योर कर सको हाँ भैया जो पैसा लगा उसको सही है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग रेलिवेंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सपोर्ट्स बेटर डिसीजन इन अचीविंग एनपीओ ऑब्जेक्टिव। तो भाई ये तो आपको सपोर्ट करेगा ही अगर आप ये करते हो तो। अब बताओ जरा, पहले अब आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। भाई ये क्यों जरूरी है, ऐसा क्या है जो आपको यहां पर जरूरी है करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो देखो सिंपल सरल भाषा में बोले तो आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अचीवमेंट का परसेंस चाहिए। जब ये सब मिलेगा तो कंट्रीब्यूटर का ट्रस्ट आप पर बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो आपके पास इनफ्लो आता रहेगा, अगर ट्रस्ट नहीं बनेगा तो इनफ्लो बंद हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होना बंद हो जाएगा। फर्दर ये आपके लिए एज अ ट्रस्ट के लिए भी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों सर? डिसीजन मेकिंग के लिए इसलिए बढ़िया है कि भाई ट्रस्ट को भी तो पता है ना कि यार ये काम करके हमने ज्यादा बेटर अच्छा रिजल्ट लेकर आए, तो हम इस तरीके से चलते हैं, या अपने रिजल्ट को और बेहतर कैसे कर सकते हैं वो इस पर भी सोच विचार कर सकते हैं। भाई प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फंड्स को गलत तरीके से यूज कर लो, या मतलब गलत तरीके का मतलब इनएफिशिएंटली यूज कर लो। पैसा तो सही पर्पस के लिए हो रहा है बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, वेस्टेजेस हो रही हैं, उनको प्लग इन कर सकते हैं, तो यहां भी तो वो सब करना पड़ेगा। ये सब किसकी ड्यूटी बन जाती है? ये बेटा पूरी ट्रस्ट की फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया ये काम उनको करना पड़ेगा। इस वजह से परफॉर्मेंस मेजरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने शॉर्ट में बेटा आपको पूरा भी एक बार दोबारा बता दिया, गॉट इट। चलो अब प्रॉब्लम इज ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने में क्या क्या समस्याएं आएंगी और उनके क्या क्या वे आउट हो सकते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस सबसे पहले मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड वे आउट। तो बेटा देखिए सबसे पहला क्या, डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। भैया आपको ना कॉस्ट एंड बेनिफिट्स निकालना ही अपने अंदर एक बहुत बड़ी जंग है। सर कैसे, जरा कुछ समझाओ। मैंने कहा आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, सुनना बेटा। मान लो एक एनजीओ है, उसने कहा हम ना एक रूरल एरिया में जाकर अपना हेल्थ कैंप लगाएंगे, फ्री हेल्थ कैंप लगाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों के सब कुछ सारी चीजें करेंगे। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन गया, एनजीओ है। हमने कहा ओके। अब सोचो जरा, अगर ये एनजीओ बेटा ये काम करेगा तो इससे क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप हो गया, बेसिक ट्रीटमेंट्स हो गया, मान लो उनको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो सब पता चल जाएगा। फ्री हेल्थ कैंप है तो बेटा फ्री मेडिसिन वगैरह भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये तो आपका हो गया इमीडिएट बेनिफिट जो उनको फटाफट से मिल जाएगा। अब इसके बाद सिर्फ इमीडिएट बेनिफिट नहीं होता, कुछ बिहेवियरल बेनिफिट्स भी होते हैं। बिहेवियरल मतलब जैसे अब लोगों के अंदर अवेयरनेस जागरूक करी जाएगी कि आपको साफ सुथरा रहना है, आपको हेल्दी खाना खाना है, अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करो। तो ये सब चीजों से क्या होगा, अब इन सब चीजों से फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट होंगे। कैसे बेटा? उनके पास डिजीजेस के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर वो साफ सफाई ज्यादा रखते हैं, कोई भी पर्सन साफ सफाई ज्यादा रखेगा तो उसके डिजीजेस के चांसेस कम हो जाएंगे। उनके पास बेटा मेजर हेल्थ रिस्क जो इश्यूज आ सकते हैं उनको वो अर्ली डिटेक्शन, उनको पता चल जाएगा हाँ यार इससे ना मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो बेटा ये सब उनके पास हो जाएगा। बट ये सब कब होगा? मे बी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद इन सब चीजों का फायदा तब पता चलेगा। अब आप बताओ, ये मैंने 3 फायदे आपको गिनवाए। एक तो अभी फायदा मिल रहा है, चलो इसको तो हम मेजर कर सकते हैं कि दवाइयां दे दी उन्हें, बेसिक ट्रीटमेंट का कॉस्ट हो गया, चलो एक बार को ये क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्या बिहेवियरल बेनिफिट्स क्वांटिफाई कर सकते हैं कि वो अपना हाइजीन अच्छा रखेगा जिस वजह से फ्यूचर में उसे इतना फायदा होगा? क्या इन सब चीजों को क्वांटिफाई कर सकते हो? क्या इनको कॉस्ट और बेनिफिट्स की टर्म्स में, अमाउंट की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। सो दैट बिकम्स वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि भैया आप इनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। पहले बेटा पॉइंट समझ में आया। चलो अब कॉस्ट की बात करते हैं। ये तो अभी मैंने किसकी बात बताई एग्जांपल में? बेनिफिट्स की। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट में बात करूं तो ऑब्वियसली जब हेल्थ कैंप लग रहा है तो हमारे पास मेडिसिन की कॉस्ट आएगी, हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ की कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, सबको आना जाना जो भी होगा ये सब की कॉस्ट आएगी। ये हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब क्या नहीं कर सकते हैं, सुनना। जब ये सब काम होगा तो बेटा उस विलेज में इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से वेस्टेज भी होगा। वेस्ट मतलब कुछ डिस्पोजल्स वगैरह भी बनेंगे, कुछ कूड़ा वगैरह जनरेट होगा। उसका इंपैक्ट क्या आएगा?
ये नहीं पता। जब ये हेल्थ कैंप लगेगा उस समय पर ऑब्वियसली सब विलेजर्स यहां होंगे, तो जो नियर बाय का लोकल सारा शॉपिंग का इकोनॉमिक्स है बेटा, वो सारा का सारा कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। उनको कहीं ना कहीं अपना मॉनेटरी वैल्यू का लॉस होगा, जो भी होगा। बट ये सब चीजों पर कॉस्ट का कितना अमाउंट लगेगा, इसकी वजह से क्या नुकसान होगा, ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट इजी टू क्वांटिफाई सच थिंग्स, नॉट इजी टू क्वांटिफाई सच थिंग्स। सो दैट्स वाई हमने क्या बोला, कॉस्ट सारी क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, बट सबको क्वांटिफाई करना नॉट पॉसिबल। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स का क्वांटिफिकेशन। तो सबसे पहली समस्या हमारे पास यही आती है, डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। आपके लिए कॉस्ट और बेनिफिट्स निकालना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है अंडर दिस कैटेगरी। अब अभी पहले हमने कॉस्ट का क्वांटिफिकेशन का प्रॉब्लम समझा, अब इसके वे आउट समझेंगे। अब वे आउट क्या होंगे बेटा, देखो वे आउट एक हो सकता है कि आप इसका क्या कर लो, सेम ऑल्टरनेटिव यूज पर कितना खर्चा होता वो देख लो, या उससे कितना फायदा मिलता वो देख लो। तो जहां पर आप कर सकते हो ऑल्टरनेटिव से, उससे कंपेयर कर लो। नहीं तो आप इसके लिए कोई रिलेटिव वैल्यू जो आपको सही लगती है कि भाई इस चीज के लिए क्या खर्चा होता है मार्केट में, या ऑन एन एवरेज क्या होना चाहिए, आप वो नंबर दे दो। तो आप बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काइंड ऑफ थिंग यू कैन से, यू कैन पुट इन जहां पर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये इसका वे आउट है। चलिए देखिए क्या कहता है, चैलेंज इन बेनिफिट्स क्वांटिफिकेशन। Benefits are often non-monetary. Example: satisfaction, behavior change, and futuristic, free education, long-term impact. अब इनको जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी लिया बेटा, जैसे हेल्थ बेनिफिट का आपको नहीं पता चल रहा, हाइजीन का क्या इंपैक्ट आएगा, अर्ली डिजीज डिटेक्शन का क्या फायदा होगा, ये आप नहीं बता सकते। तो बेटा जब ये हम नहीं बता सकते तो ये क्या हो गया, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। नेचर ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स मे बी बिहेवियरल एंड सब्जेक्टिव, भैया दोनों हो सकते हैं। मेकिंग देम हार्ड टू मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, अपन ने एग्जांपल में डिस्कस कर लिया। टाइमिंग इशू, देयर इज ऑफन अ टाइम गैप बिटवीन कॉस्ट इनकर्ड एंड द बेनिफिट रिसीव, मेकिंग ट्रेड ऑफ कॉम्प्लेक्स। अपन ने बताया आज हेल्थ कैंप लगा रहे हो, इसका फायदा कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो भैया अब ये जो टाइम गैप है इसमें बैलेंसिंग कैसे करोगे, इसको सेट ऑफ कैसे करोगे, आज का इंपैक्ट फ्यूचर में जा रहा है तो मैं कैसे कंपेयर करूं, दैट बिकम्स ऑल्सो अ मेजर चैलेंज। Complexity in cost, not all costs are monetary. Auxiliary external cost like pollution, congestion, hard to quantify. Congestion का मतलब हो गया भाई आपने कोई काम करा उसकी वजह से ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक का क्या इंपैक्ट है। आपने देखा होगा आपके एरियाज में कई बार लोग क्या करते हैं, वो फूड कैंप लगाते हैं, आप भंडारा कह लो, फूड कैंप कह लो, कुछ भी कह लो। तो जब वो फूड कैंप लगाते हैं जनरल पब्लिक के लिए, उसकी वजह से बेटा आपने देखा है बहुत बार जो लोग वहां पर खाना खाते हैं वहां पर क्या करते हैं, उसका जो डिस्पोजल प्लेट्स हैं, उसके जो डिस्पोजल्स हैं वहीं पे रोड पे फैला देते हैं, पॉल्यूशन हो गया। प्लस जब वो हो रहा होता है तो सब कुछ मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं बेटा ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, उतरे स्पॉट की वजह से पूरा ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। अब ये सब क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। भैया इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्वांटिफाई करना। तो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी कॉस्ट, इन अफोर्डेबल हाउसिंग बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन, रोड्स, पॉल्यूशन, पार्किंग इशू, सोशल इंपैक्ट्स आर हिडन और इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहां पर बेटा हाउसिंग का एग्जांपल दिया हुआ है। ट्रेड ऑफ डिफिकल्टी, नॉन मॉनेटरी एंड डिलेड नेचर ऑफ बोथ कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिकम्स कॉम्प्लेक्स। भाई यहां पर आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या बन जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अब इसका वे आउट क्या है, तो वे आउट तो वही है, अपॉर्चुनिटी वैल्यू एंड रिलेटिव वैल्यू टू असाइन अप्रोक्सीमेट वर्थ फॉर डिसीजन मेकिंग। तो बेटा ये हमने आपके साथ ऑलरेडी पढ़ लिया कि आप अपॉर्चुनिटी वैल्यू या रिलेटिव वैल्यू का यूज करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। पहले बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई, बोलो जी। पहले बेटा इतना फंडा क्लियर, तो पहला पॉइंट अपने को क्लियर होना चाहिए, डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द कॉस्ट एंड बेनिफिट। ओके, अब इसके बाद सर इसके आगे चलेंगे तो सेकंड आता है हमारे पास परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। भाई हमारी स्टेट या गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, चलिए इसके लिए कुछ डिस्कशन आपके साथ करते हैं। लेट सपोज आपके एरिया में या एक जगह पर गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ही बेहतरीन है, मतलब एक मैं स्कूल की एग्जांपल ले रहा हूं, अपने पास गवर्नमेंट स्कूल बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं,
मतलब दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग जो एक गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए या एक नॉर्मल स्कूल के हिसाब से होना चाहिए। अब जो होना चाहिए वो सारा काम गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत बेहतरीन कर रही है। तो बताइए, क्या ऐसी जगहों पर क्या ऐसी जगहों पर एनजीओज या ये जो एनपीओज जो हमारी ये वाली ट्रस्ट है, क्या इनका कोई बहुत ज्यादा रोल रहेगा? आंसर इज नो। और वहीं अगर मैं काउंटर में करूं कि भाई जनरली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी हम यहां पर नॉन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ये तो सरकार की है, बट जहां पर सरकार इनएफिशिएंट हो जाती है या जहां पर वो काम नहीं कर पा रही है ड्यू टू वेरियस रिसोर्सेज का लिमिटेशन या जो भी है, जब वो काम नहीं कर पा रही है तो ऐसी जगहों पर ये लोकल पार्टनर्स आकर उनका सहयोग करते हैं कि चलो आपको दिक्कत आ रही है, हम आपको हेल्प कर देते हैं, आपको इस प्रोजेक्ट में पैसा कम पड़ रहा है हम दे देते हैं, या गवर्नमेंट वाला फंडिंग इधर आ जाएगा। तो मेनली तो गवर्नमेंट से पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट वाला फंडिंग उधर चला जाता है कि चलो यार आपके लिए हम ये वाला पैसा भी लगा देते हैं, कोई बात नहीं है, आप हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हो, आप हमसे पैसा भी ले लो, हम आपको दे देते हैं। तो बेसिकली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। इफ द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया तो वहां पर ये जो एनपीयूज है उनका रोल कम हो जाएगा, बट वैसे वर्षा अगर वो गवर्नमेंट वाला पार्ट थोड़ा स्लो है या लो है तो वहां पर बेटा एनपीओ वाला पार्ट क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हाइपर आ जाएगा। सो दैट इज द मेन थिंग यहां पर। पब्लिक सर्विस नेचर, एनपीओ वर्क इन एरियाज ऑफ हाई पब्लिक वैल्यू लाइक फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ। और यही सारा काम तो गवर्नमेंट का भी होता है, ओवरलैप विद स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। These area also the primary duty of the government, which often operates similar service through its own not-for-profit agencies. तो बेटा हमारी सरकार जो एक स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी तो यही काम है ना, अपने एरिया में सब चीजें करना। गॉट इट। स्टेट एज अ कॉम्पिटिटर एंड फंडर, भाई दोनों तरीके से काम कर रहा है। स्टेट कॉम्पीट्स विद एंड ऑल्सो फंड्स बोथ इट्स ओन बॉडीज एंड एनजीओ, दोनों को फंड कर रहा है। बजट, गवर्नमेंट ऑपरेटेड एनपीओ टिपिकली फंक्शन ऑन अ डेफिसिट बजट इंडिकेटिंग फाइनेंशियल लिमिटेशंस। भाई ये तो डेफिसिट बजट पर काम कर रहे हैं, मतलब इनको खर्चा ज्यादा है, मिलेगा कम, बाकी का लोन वोन पे जो भी है, तो ये आपके पास नॉर्मल फंड है। बट जो नॉर्मल एनजीओ है वो बेटा डेफिसिट पे काम नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी, जितना पैसा आया उसको इफेक्टिवली लगा दो। इम्पैक्ट ऑफ स्टेट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एंड कम्युनिटी ऑफ द स्टेट हेविली इन्फ्लुएंस द स्कोप एंड सक्सेस ऑफ इंडिपेंडेंट एनपीओ। तो भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट गुड कर रहा है, मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, लेट सपोज स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग गुड, तो आप बताइए आपके पास ये एनजीओस की नॉट मच नीड हो जाएगा, इनकी बेटा कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। एंड मैं यहां पर लिख देता हूं वाइसे वर्सा, और वाइसे वर्सा भी है, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो इनकी ज्यादा जरूरत हो जाएगी। आगे बेटा external dependency, NPO rely on external like government policy funding which are beyond their control। way out क्या है, no direct control but must rely on accurate forecasting and predictive planning। देखो बेटा गवर्नमेंट की कई बार पॉलिसीज इंपैक्ट हो जाती है जिस वजह से आपने जो सोचा था वो नहीं हो पाता है, तो भाई इसके लिए आपके पास एक ही तरीका है, अपना प्लानिंग फोरकास्टिंग, जो भी आपने फ्यूचरिस्टिक अपना सोचा है उसको बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज करो, उसको बहुत बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करो ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, अब देखो एनपीओ जब काम करते हैं मस्ट एड्रेस द नीड ऑफ डाइवर्स स्टेक होल्डर ईच विद डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर गवर्नमेंट या एनजीओ बेटा किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो बताइए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टीपल है, चिल्ड्रन एंड पेरेंट दोनों का होना चाहिए, दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। वहां पर जो लोकल कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको भी समझाना पड़ेगा, डोनर्स भी लाने पड़ेंगे, वहां पर वॉलंटियर्स भी चाहिए उस एरिया में ताकि वो ये सब काम कर सके। तो आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है। अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या, और यहाँ पर कंफ्लिक्टिंग भी होते हैं, सर्विंग डिफरेंट ग्रुप में लीड टू मल्टीपल एंड कंफ्लिक्टिंग। तो वे आउट क्या है, अप्लाई प्रायोरिटाइजेशन टू अलाइन एंड मैनेज मल्टीपल। आप अपना प्रायोरिटी बनाइए कि सबसे पहली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है, जो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, दूसरे पे कम, तीसरे पे कम एंड सो ऑन। तो देखिए यहां पर आपको देखना पड़ता है कि हमारे पास कहां पर क्या क्या ऑप्शंस है, किस किस तरीके से हमारे पास काम हो रहा है एंड सो ऑन। तो यहां पर मेनली जो समझना है वो ये है कि गवर्नमेंट और एनजीओ दोनों बेटा साइमल्टेनियसली चलेंगे। अगर गवर्नमेंट जो हमारी बेसिक ड्यूटी है वो कम कर पा रही है तो हमारी एनजीओ का रोल बढ़ जाएगा, अगर ये बहुत अच्छा कर रही है तो एनजीओ का रोल कम हो जाएगा, मोटा मोटा तो यही है आपके पास। ठीक है, चलो
अगला थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड समस्या इज मेजरिंग द यूटिलिटी ऑफ फंड्स। अब यूटिलिटी ऑफ फंड्स का क्या मतलब है? आपने जो फंड्स का इस्तेमाल करा उसको कैसे यूज करें। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लो आपने किसी एक स्कूल को आपने क्या करा, स्कूल की लाइब्रेरी को पैसा दिया। लेट सपोज स्कूल की लाइब्रेरी का फंड है, वहां पर कुछ डोनर्स आए, उन्होंने कहा लो जी आप हमसे 5 लाख रुपए ले लो इस लाइब्रेरी के लिए और आप इसे अच्छा सा कर लो। ओके, अब दोस्तों 5 लाख रुपए का करेंगे क्या, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आउट ऑफ 5 लाख रुपए उस लाइब्रेरी ने 3 लाख रुपए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिए, है ना। मतलब उसमें नए नए डिजाइनर फर्नीचर ले आए, फलाना ले आए, ढिमका ले आए। बताइए बेटा, क्या लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा जरूरत होगी ये डिजाइनर फर्नीचर और इन सब की? आंसर इज नो। भाई वहां पर स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है, वहां पर स्टूडेंट किताबें चाहता है, वहां पर स्टूडेंट बाकी सारी चीजें चाहता है। अब उन्होंने क्या करा, आउट ऑफ 5 लाख मान लो 3 लाख रुपए उन्होंने फर्नीचर में लगा दिए और 1 लाख रुपए की सिर्फ किताबें लाकर और ज्यादा ला दी। अब बताइए यूटिलिटी ऑफ फंड तो गलत हो गया ना। एक्चुअली में तो पर्पस शुड हैव बीन कि बुक्स पे ज्यादा फोकस करो और जो बाकी का फर्नीचर वगैरह है उस पे कम। तो इसका मतलब बेटा जो आप पैसा लगाओगे उसकी जो वर्थ है, उसका जो यूजेज है, उसको मेजर करना भी एक बड़ा समस्या है कि भाई उसके मेजर से रिजल्ट ओरिएंटेड क्या निकलेगा वो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है आपके डिजाइनर फर्नीचर से बेटर हो जाता। भाई मैनेजमेंट तो ये सोच रही है हमारे यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ फर्नीचर पुराना है, बाकी जगह पर अच्छा है तो इस वजह से हमारे यहाँ लोग कम आ रहे हैं, या यूजेबिलिटी कम है, या हम तो लोगों को ज्यादा बेहतरीन सुविधाएं देना चाहते हैं इस वजह से उन्होंने फर्नीचर पर करा। बट एक्चुअली में क्या ये वर्थ था नहीं था ये कौन डिसाइड करेगा? सो दैट इज द प्रॉब्लम कि आपने यूज ऑफ फंड्स, यूटिलिटी मतलब यूज ऑफ फंड्स कैसे करा। तो देखिए बेटा, नेचर ऑफ स्पेंडिंग, तो अपन कहेंगे एनपीओज बजट टू स्पेंड नॉट अर्न टू स्पेंड लाइक प्रॉफिट मेकिंग। तो यहां पर आपको सिर्फ खर्च करना है, यहां पर कमाने के लिए नहीं है, यहां सिर्फ खर्च करने के लिए है। स्पेंडिंग में वेरी, समटाइम्स मोर देन नीडेड ड्यू टू फंड अवेलेबिलिटी और गवर्नमेंट स्कीम, समटाइम्स लेस ड्यू टू फंड शॉर्टेज। तो कभी तो अपन ज्यादा खर्च कर देते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, कभी कम करते हैं जब शॉर्टेज होती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अनइवन यूटिलिटी ऑफ फंड्स, utility of funds spent not always proportionate to the amount spent. Excess spending without clear purpose may yield low utility. जैसा कि मैंने बोला पैसा ज्यादा मिल गया 5 लाख रुपए, आपने 3 लाख रुपए का फर्नीचर बदल दिया। भाई जिसकी यूटिलिटी आपके पास नहीं थी उसका यूजेबिलिटी पे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा, बट क्योंकि पैसा ज्यादा था आपने डिसप्रोपोर्शनेट उसको यूज कर लिया, आपके लिए खराब हो गया। चैलेंज इन मेजरिंग, due to inconsistent outcomes and funding patterns, difficult to measure how effectively funds are utilized. तो वे आउट क्या? Apply the value for money framework to evaluate whether spending delivers economy, efficiency and effectiveness. अब भाई सॉल्यूशन ये है कि आप इसमें VFM नेट फ्रेमवर्क लगाइए। अब VFM फ्रेमवर्क क्या होता है, यही है हमारा सॉल्यूशन। तो बेटा अपन ने 3 मेजर चैलेंजेस आपके साथ पढ़े। सबसे पहला डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉस्ट एंड बेनिफिट। फिर बेटा दूसरा हमने क्या पढ़ा था, परफॉर्मेंस और एंड कमिटमेंट ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, आप कुछ भी बोल दीजिए। तीसरा बेटा मेजरिंग द यूटिलिटी ऑफ फंड्स। तो ये 3 मेन चैलेंजेस हमने पढ़े, ऑल्दो उनके छोटे छोटे वे आउट भी पढ़े। बट अब इन सबको ओवरऑल आंसर करने के लिए हमने क्या बनाया बेटा, इनको आंसर करने के लिए कुछ मॉडल्स बने ताकि एक एज अ एनपीओ आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन हो सके। उसमें से सबसे पहला मॉडल है बेटा वैल्यू फॉर मनी, VFM फ्रेमवर्क। सबसे पहला मॉडल है बेटा VFM फ्रेमवर्क। अब ये क्या कहता है, ये कहता है देखो जी आपको ना VFM में 3 चीजों पे फोकस करना है, और वो क्या क्या है सर? सबसे पहले आपको देखनी है इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और आपके पास इकोनॉमी। तो 3 चीजों पे फोकस करना है। क्या क्या आपके पास है? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। इन 3 पैरामीटर्स को आप अपना बेसिस बनाइए। अब इन तीनों के मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब है स्पेंड वाइजली। आपको जो खर्चा करना है वो बहुत ही दिमाग लगाकर सोच समझकर, ऐसा नहीं है कहीं भी खर्च कर दो, तो बहुत ही सोचा समझा पैसा आपको अपना खर्च करना है। एफिशिएंसी, स्पेंड वेल। और तीसरा बेटा इकोनॉमी, स्पेंड लेस। अब ये क्या क्या मतलब है?
आइए बेटा इनको मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे स्टडी मॉड्यूल में भी है। लेट सपोज हमारे पास एक फ्री स्कूल है फॉर बीपीएल चिल्ड्रन और उनको साथ में हम दे रहे हैं फ्री लंच। अब दोस्तों हमें सबसे पहले देखना है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया स्पेंड वाइजली। स्पेंड वाइजली का मतलब भाई जहां पर हमें देखना है कि हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव क्या इससे मेजर हो सकते हैं। मतलब आपको आउटपुट बेस्ड गोल बेस्ड इस तरीके से काम करना है ताकि आपका जो मिशन है या जो गोल है वो आप अपना पूरा कर सको। तो इस तरीके से इफेक्टिवली पैसा यूज करना है, वाइजली यूज करना है, जिससे अल्टीमेटली आपका गोल अचीव हो जाए। अब जैसे यहां पर तो इसका मेन मुद्दा होता है क्या हम हमारे मिशन या ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। जैसे अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम था ना कि मेजरमेंट कैसे करें, तो ये चेक बता रहे हैं कि आपको ये देखना है कि क्या आप अपना पैसा लगा के अपने मिशन या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हो। अब जैसे अगर स्कूल की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड वर्सेस टारगेट, एक पैटर्न ये हो सकता है कि आपके पास कितने बच्चे आए वर्सेस आपका जो प्लान था, तो इससे पता चल जाएगा आपने अपना ऑब्जेक्टिव कितना अचीव करा। फिर ड्रॉप आउट रेट ईयर ऑन ईयर। अब ड्रॉप आउट रेट मतलब क्या है सर, देखो आपने अपने यहां बच्चे एनरोल तो कर लिए बट होता यह है कि कुछ बच्चे बीच में आना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए। अब ड्रॉप आउट से क्या पता चल जाएगा, ड्रॉप आउट से यह पता चल जाएगा कि क्या आप अपना काम कंसिस्टेंटली कर पा रहे हो। क्योंकि अगर ड्रॉप आउट हो रहा है इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं फ्लॉ है जिस वजह से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो ड्रॉप आउट होने का यही मतलब है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग 12th एंड ज्वाइनिंग कॉलेज, आपके पढ़ाने के बाद कितने बच्चों ने 12th को पास करके कॉलेज ज्वाइन करा, ये भी आपका पैरामीटर है। अगर ये सब हो रहा है, भाई हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सके, बच्चों की पढ़ाई हो सके, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। अब एफिशिएंसी मतलब ऑप्टिमल यूज ऑफ इनपुट टू जनरेट आउटपुट, क्या आपने अपने रिसोर्सेस को सही तरीके से इस्तेमाल करा। जैसे स्टूडेंट ट्रेंड पर आवर पर टीचर, मतलब एक आवर में एक टीचर बेटा कितने स्टूडेंट ट्रेन कर पा रहा है, या आप इसको दूसरे शब्दों में स्टूडेंट टीचर रेशो बोलते हो। कि भाई ऐसा तो नहीं है आपने क्या करा बस पैसा खर्च करने के लिए आपने 100 बच्चों पे एक टीचर लाके खड़ा कर दिया, क्लास में बोल रहा हूं 200 बच्चों पे 200 बच्चों पे एक टीचर खड़ा कर दिया। अब जूनियर क्लास में 200 बच्चे एक टीचर नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। जब आप स्कूल में थे तो कितने होते थे, 50 बच्चे, 40 बच्चे, 60 बच्चे मैक्सिमम होते थे आपके स्कूल में। तो भाई यही हमारा स्टूडेंट टीचर रेशो होना चाहिए। जितना ये रेशो लोअर होगा उतनी क्वालिटी क्या होती रहेगी, बेटर। तो ये आपका एक क्राइटेरिया बन गया इवैल्यूएट करने का। तीसरा होता है इकोनॉमी, मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। भाई देखो ऐसा नहीं है ना कि आपने ये नहीं देखना कि मेरे को बचाना नहीं है, मेरे को अपने ढंग से यूज नहीं करना। आपने कहा अच्छा ऐसा है क्या, चलो टीचर ले आओ, कितने पैसे दे दो, जितने मांग रहे दे दो भाई। नहीं, जो मार्केट का सिस्टम्स है, जो पूरी एनवायरमेंट का सिस्टम है उस स्कूलिंग का, उससे थोड़ी बदल सकते हो। तो इकोनॉमिकली मतलब सोचा समझा मतलब आपको खर्चा कम करना है और रिजल्ट आपको क्या चाहिए, ज्यादा। सो दैट इज द पॉइंट। आपके जो इनपुट्स है उनकी कॉस्ट क्या हो जाए, कम। भाई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी तो यही करती है ना, हमारी जो इनपुट्स है, जो हमारी कॉस्ट है, मिनिमाइज करो, वो भी यही कह रहा है। तो अमाउंट स्पेंट ऑन स्कूल मेंटेनेंस, टीचर सैलरीज, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस बजट एक्सपेंडिचर, ये आपके पास सारी चीजें हो गई। तो पहले बेटा ये तीन बात समझ में आ गई, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी, ये तीन मेजर फ्रेमवर्क के पार्ट हैं। अब सर अब पहले वापस आते हैं, फिर वापस एग्जांपल को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बेटा, वीएफएम फ्रेमवर्क can be used for measurement of performance in the not for profit sector because not for profit are expected to provide the best possible value from the available money। अब इसमें इफेक्टिवनेस का मतलब हो गया स्पेंड वाइजली, मतलब measures achievement of objective output based goal focus has the mission been met। क्या आपने जो टारगेट बनाया था पूरा हो गया बेटा, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम करेंगे भी आपके साथ। एफिशिएंसी, measure input output relationship, are resources used optimally for maximum output, क्या आपने अपने रिसोर्सेज का एकदम सही तरीके से यूज करा है। इकोनॉमी, focuses on acquiring quality input at the lowest possible cost। तो यही हमने तीनों बातें पढ़ी।
अब इसके अलावा हमारे पास दो और होते हैं, ये एडिशनल है। तो वीएफएम में मेनली तीन है, बट ये दो बेटा हमारे पास क्या है, एडिशनल। तो मैं यहां लिख देता हूं एडिशनल। हमारे स्टडी मॉड्यूल में ना इसको नोट में लिखा हुआ है, अलग से ना नोट देकर लिखा हुआ है। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा एडिशनल। तो जब वीएफएम की बात करेगा तो मेनली तीन है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, बट ये दो और है, इक्विटी और एथिक्स। अब ये क्या क्या है, स्पेंड फेयरली, इक्विटी का मतलब स्पेंड फेयरली, इंश्योर फेयरनेस एंड इंक्लूजन इन द यूज ऑफ फंड्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस। मतलब देखो यार, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे आपने फोकस कर लिया अपनी प्रेफरेंस से, ऐसा ना बराबरी में, मतलब ऐसा नहीं है आपका पर्पस किसी पे ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, किसी पे ज्यादा मेहरबान नहीं होना है, आपको सबको बराबर नजरों से देखना है। एथिक्स, स्पेंड प्रॉपरली, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो, इंटीग्रिटी हो, एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड हो, कोई गलत तरीका ना हो, बिल्कुल सही तरीके से सारा काम हो। It is worth to note that 5 elements to ensure the value for money framework works properly need to be taken care of. Input, process, output, outcome and impact. तो बेटा ये सब अगर सब कुछ सही होगा, ये कैसे इवेल्युएट होगा, आपका इनपुट सही लग रहा है, मतलब आप सही जितना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है उतना लगा रहे हो, और आपका जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये काम हो रहा है वो सब सही रिजल्ट दे रहा है, फिर आपका आउटपुट एकदम बढ़िया तरीके से रिजल्ट दे रहा है, जो रिजल्ट आया वो सही है, और फाइनली आपने उसका इंपैक्ट भी मेजर कर दिया कि भैया उसका इंपैक्ट जो हमारी सोसाइटी पर आया वो भी हम मेजरेबल टर्म्स में आइडेंटिफाई कर सके। गॉट इट। अब दोस्तों यही है हमारे पास, देख लीजिए चैलेंज क्या है। सम फैक्टर्स आर बियॉन्ड कंट्रोल मेकिंग इवैल्यूएशन डिफिकल्ट, स्टूडेंट में ड्रॉप आउट डिस्पाइट द स्कूल्स बेस्ट एफर्ट। देखो इस वाले तीन में भी चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है तीनों सिर्फ फुल एंड फाइनल हो गए। इसमें क्या क्या है सर, मान लो एक स्टूडेंट बीच में चला गया, अब भाई स्कूल सब कुछ अच्छा कर रहा है फिर भी वो चला गया, तो भी आप नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। ओवर फोकस ऑन कॉस्ट, कई बार हम क्या करते हैं, अंडर फंडिंग कर देते हैं। मतलब ओवर फोकस का मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे लाइब्रेरी हमने नहीं हटाया, आईटी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस हटा दिया, जिससे क्वालिटी लॉन्ग रन में इंपैक्ट होती है। आप क्या करते हो, कॉस्ट पे बहुत ज्यादा मिनिमाइजेशन कर रहे हो कई बार। तो अब यहां पर होते हैं बैलेंस अप्रोच करते हैं, नीड टू बैलेंस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, मस्ट कंसीडर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एंड क्वालिटी अलॉन्ग विद स्पेंडिंग एफिशिएंसी। तो भाई वी, ये जो हमने वैल्यू वाला नेटवर्क पढ़ा है, वैल्यू फॉर मनी, वीएफएम वाला नेटवर्क, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट कोई नहीं, अपने को बैलेंस बनाना है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मैट्रिसेस दोनों को लेकर चलना है। पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि एडॉप्टेड बैलेंस कार्ड, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड बाय कैप्लन। देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये जो स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट है ये प्राइमरीली तो हमारे प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया गया कि भैया प्रॉफिट पे फोकस रहेगा, यहां पर हमारा फाइनेंशियल पैरामीटर होगा कि हमें शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ानी है। ये हम बाद में आपके साथ इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट हमने यहां पर क्योंकि इसे एनपीओ में लगाया तो वर्ड क्या लगा दिया, एडॉप्टेड, मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में लगा दिया। अब मॉडिफाइड वर्जन का मतलब क्या है बेटा, देखो बड़ा सिंपल सा मतलब है भाई, स्कोर कार्ड का मतलब है आप एक पैरामीटर सेट कर लोगे, कुछ क्राइटेरिया बना लोगे और उसमें आप एक तरह से यू कैन से स्कोरिंग करोगे। जैसे आप देखते हो किसी कंपटीशन में किसी जज को इवैल्यूएट करना है, तो वो क्या क्या देखेगा, अच्छा इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, इसने कॉस्ट्यूम कैसा पहना था, इसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, एंड सो ऑन। उसके पास भी 5-6 क्राइटेरिया होंगे ना कि यार ये 5-6 क्राइटेरिया पर मैं हर क्राइटेरिया पर कितने कितने मार्क्स दूं। तो सेम वे यहां पर आपके पास है, आपके पास स्कोर कार्ड का मतलब ही वही हो जाएगा, बट यहां पर क्या बैलेंस स्कोर कार्ड। अब देखिए क्या क्या होगा। तो ये सोर्स क्या है, बेस्ड ऑन 2001 आर्टिकल बाय रॉबर्ट एस कैप्लन, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर एंड मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से ये लिया गया पर्पस, डिजाइन टू मेजर एंड मैनेज परफॉर्मेंस इन एनपीओ फ्रेमवर्क, सेम 4 पर्सपेक्टिव एज द ओरिजिनल बैलेंस स्कोर कार्ड। तो बिल्कुल सेम वही है जो हमारे पास है। अब क्योंकि हमने पहला पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल बैलेंस स्कोर कार्ड और इस वाले में, तो मेन डिफरेंस इन द एजम्पशन एंड प्रीमाइस ऑफ ईच पर्सपेक्टिव। बेटा मैंने जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा, यहां पर कितने पर्सपेक्टिव हैं टोटल, हमारे पास टोटल 4 पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी कि 4 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। अब ये जो 4 बेसिस है कौन कौन से, अभी ये आगे पढ़ेंगे।
इन दोनों में अप्रोच का फर्क है। की एजम्पशन, मिशन स्टेटमेंट बिकम्स द सेंट्रल फोकस इंस्टीड ऑफ द प्रॉफिट। यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको अपने मिशन ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है रादर देन प्रॉफिट कमाना। implication, all strategies measures are aligned towards mission, not financial performance. Use in practice real world example of NPO implementing this model for strategic measurement. तो भाई देखो सिंपल सा मुद्दा है, 4 पैरामीटर्स है जिस पर आपको जज करना है। मेनली ये प्रॉफिट वालों के लिए बना, जहां पर हर चीज को प्रॉफिट की टर्म्स में इवेल्युएट करा जाता है या और वैल्यू क्रिएशन की टर्म्स में करेंगे। बट यहां पर सारी चीजें बेटा किस पर हो जाएंगी, नॉन वैल्यूएशन। देखो जैसे कि सबसे पहले है हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव। भाई यहां पर कस्टमर का पर्सपेक्टिव क्या है कि जो बेनिफिशियरी है क्या उसको मन की तसल्ली हुई, उसका फायदा हुआ, हमारा मार्केट ग्रो हुआ एंड अदर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट पूरे हुए। एक आता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, क्या हमारा फंड रेजिंग, फंड का ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हुआ, मतलब पैसे का आना, पैसे का यूटिलाइजेशन सब प्रॉपरली हो रहा है। इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव, इंटरनली हम क्या सही तरीके से काम कर रहे हैं, वॉलंटियर क्या डेवलपमेंट सही है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन क्वालिटी आपस में कैसा है, बेसिकली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ट्रस्ट आपका सारा काम कैसे हो रहा है उसको इवेल्युएट करना या उसको रेट करना। लास्ट, इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड इनोवेटिव चेंजेस। तो यहां पर आपको 4 मेजर पर्सपेक्टिव पे फोकस करना है। पहला कस्टमर पर्सपेक्टिव, यानी कि जो आपके बेसिकली ऐसे सोचो, कस्टमर पर्सपेक्टिव मतलब जो आपके बेनिफिशियरी है क्या उनको सही तरीके से सब कुछ हो पा रहा है, क्या उनको बेटा सही तरीके से सारी चीजें मिल पा रही है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, फंड से रिलेटेड, क्या फंड आ रहा है, फंड का यूटिलाइजेशन सही हो रहा है। इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव, इंटरनली आप कैसे काम कर रहे हो, आपके प्रोसेसेस कैसे, कम्युनिकेशन कैसा है, वॉलंटियर कैसे आ रहे हैं अपने आप ज्वाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उनको कैसे ट्रेन कर रहे हो। इनोवेशन एंड लर्निंग, भाई आपके पास मार्केट में बार बार चीजें बदलती रहती है, एनवायरमेंट इज क्वाइट चेंजिंग, तो आप उन चीजों को अपने पास इनकॉर्पोरेट कर रहे हो क्या, नई चीजें, नए मेथड्स, नई इनोवेशंस आप अपने पास यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये आपके बेटा क्या बन जाएंगे, 4 मेनली पैरामीटर्स बन गए। अब देखो यही मैं अगर आपको एक छोटा सा कंपैरिजन देकर बताऊं कि भाई एक प्रॉफिट वाले में और नॉन प्रॉफिट वाले में क्या हो गया, तो देखो फाइनेंशियल में क्या होता है, फाइनेंशियल में आप जब कहते हो तो फाइनेंशियल, पहले हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आपने एनजीओ में क्या देखा कि हमारे पास जो पैसा है वो आ रहा है, प्रॉपर यूज हो रहा है। प्रॉफिट वाले में क्या होगा, क्या हमारे शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ रही है। कस्टमर पर्सपेक्टिव, यहां पर हम बेनिफिशियरी पे फोकस कर रहे हैं, भाई जिसको फायदा मिलना है क्या उसका पहुंच पा रहा है। वहीं पर हम देखेंगे क्या कस्टमर जितना पैसा दे रहा है वो उससे सेटिस्फाइड है, हाँ यार मेरे को मेरे जितने पैसे की वर्थ है मेरे को मिल रहा है, दैट्स ऑल। इंटरनल प्रोसेस वाले पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, क्या प्रॉफिट वाले में सारे प्रोसेस आपके प्रॉफिट जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है वेस्टेज है, एलिमिनेशन है, कुछ है। जबकि यहां पर क्या होगा, यहां प्रॉफिट नहीं है, यहां पर हम देखेंगे क्या हम हाई क्वालिटी वाली आउटपुट बनाने के लिए तैयार हैं, जो हमारे प्रोसेस हैं, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, क्या वो क्वालिटी सर्विस डिलीवर कर पाएगा, नॉट फॉर द प्रॉफिट बट फॉर द बेनिफिशियरी, दैट इज द सिंपल थिंग। लर्निंग इनोवेशन में क्या हो जाएगा सर, फाइनेंशियल में क्या होगा, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, वो नई नई चीजें अडॉप्ट करे जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। यहां पर हमने क्या बढ़ा कि अल्टीमेटली वो चैलेंजेस आए और इससे क्या होगा, जो भी चेंजेस है उनको अडॉप्ट करें और अल्टीमेटली हम अपने मिशन को पूरा कर सके। तो यहां पर आपका जो, क्योंकि नॉन प्रॉफिट है तो यहां प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव बचता ही नहीं है, यहां पर उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं होगा। गॉट इट। चलो इसके बाद अब एक हमने पढ़ लिया वीएफएम, एक पढ़ लिया एडॉप्टेड बैलेंस स्कोर का। तीसरा होता है बेटा अदर परफॉर्मेंस मेजर। अदर में क्या हो गया, सर्विस क्वालिटी पे फोकस हो सकता है। इवेल्युएट द स्टैंडर्ड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज, कि भाई आप उनको सर्विस की टर्म्स में क्या दे रहे हो, क्या सर्विस क्वालिटी अच्छी है नहीं है, ये सब चीजें। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, क्या आपका कोर मिशन एंड गोल अचीव हो पा रहे हैं। फंड रेजिंग एबिलिटी, देखो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो सबको पता चलेगा तो लोग आपको पैसा देने में मना नहीं करेंगे। फंड रेजिंग भी आपका आराम से हो जाएगा, आपको किसी पर्टिकुलर कोई नया आपको कोई बेनिफिशियरी के लिए पैसा चाहिए, नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, आपको इजीली मिल जाएगा, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो मेजर द कैपेबिलिटी टू रेज फंड्स टू सपोर्ट एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव।
ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग भी चेक कर सकते हो। रेगुलर क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए सभी के साथ। जैसे कई जगहों पर कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती है, मान लो आपने पैसा दिया और आपने किसी एक पर्टिकुलर पर्पज से दिया, मैं बता रहा हूं ऐसा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन बाद में आपको उसकी एक्चुअल रिपोर्ट भी भेजती है कि हमने ये वाला पैसा इस पर्पस के लिए इस जगह पर इस दिन यहां पर इतना स्पेंड करा, आपका वाला पैसा। वो इनफैक्ट ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी भेजती है, तो आप उसके बेसिस पर इवैल्यूएट, देखो ये सारे ना पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। एक तो हमने वीएफएम वाला देखा, फिर एडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, इसके अलावा ये वाले पैरामीटर्स के बेस पर भी आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है? सस्टेनेबल बेनिफिट, सोसाइटल चेंजिंग जो उसकी वजह से आ रहा है। मान लो आपने हेल्थ कैंप लगाया, अब उसकी वजह से उस एरिया में डिजीज का लेवल कम हो गया या लोगों के बीमार होने का लेवल कम हो गया, तो आपको पता चल रहा है ना यार मेरा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इससे आ रहा है, तो मैं इवैल्यूएट कर सकता हूं। अगर मान लो वहां कम नहीं हुआ एक जगह पर, तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये हेल्थ कैंप इफेक्टिवली वहां पर काम ही नहीं कर पाया, ये अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे उनको डिलीवर नहीं कर पाया, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो ये और पैरामीटर्स हैं, ऊपर वाले दो थे, इसके अलावा ये वाले पैरामीटर्स को भी हम यूज कर सकते हैं। सर लास्ट टॉपिक इस टॉप चैप्टर का बनता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा? तो पहले बेटा आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड मिशन। भाई आपको बिगिन करना पड़ेगा अपना कोर मिशन, विजन, स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनाकर। फिर प्रॉब्लम एंड स्टेक होल्डर्स, भाई इसके लिए क्लैरिफाई द प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करना चाहते हो और उसके स्टेक होल्डर जिनको आप सर्व कर रहे हो। मैप ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड पर्सपेक्टिव, मतलब अब जो आपके चार पर्सपेक्टिव थे कौन कौन से थे? कस्टमर वाला, फाइनेंशियल वाला, इंटरनल प्रोसेस वाला और इनोवेशन वाला। उन चारों को आप एक इवैल्यूएट करो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ कि ये चारों हमारे ऑब्जेक्टिव से कैसे मैच हो सकते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑब्जेक्टिव एंड अलाइन देम टू बैलेंस स्कोर कार्ड पर्सपेक्टिव, स्टेक होल्डर, फाइनेंशियल, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। देन केपीआई बनाओ, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि भाई हम इनके परफॉर्मेंस मेजर कैसे करेंगे। भाई कस्टमर का पर्सपेक्टिव हम किस टर्म्स में मेजर करेंगे, कैसे इवैल्यूएट करें। फिर उसके बाद फाइनेंशियल को, फिर उसके बाद इंटरनल प्रोसेस को और इनोवेशन को। देन मेजर एक्चुअल आउटकम्स, जो आपने पैरामीटर्स बनाए थे, सर्विस क्वालिटी, ये वाले पैरामीटर्स में से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी पैरामीटर हो सकता है, ठीक है। जो हमने ऊपर चार कैटेगरी बनाई उनमें आप इनमें से क्लब कर सकते हो या कोई और बना सकते हो। तो भाई अल्टीमेटली अब उनका एक्चुअल कंपेयर करो और उसके बाद क्या आ जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, रिव्यू रिजल्ट्स करो, मॉडिफाई कर दो जहां जहां जरूरत है, दैट्स ऑल। तो बहुत ही सिंपल और आसान चैप्टर था बेटा हमारे पास। जी हाँ, बहुत ही सिंपल और आसान चैप्टर बचा हमारे पास। तो ये था बेटा एक बेसिक सा हमारा परफॉर्मेंस मेजर इन एनपीओ। आइए जैसा कि हम हर बार करते हैं, पहले स्टडी मॉड्यूल के एमसीक्यू, फिर हमारे केस सिनेरियो के, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा स्टडी मॉड्यूल का है बेटा चैप्टर नंबर 10। तो बहुत ही बेसिक सा था, ये वाले दोनों डायग्राम मैंने यहीं से लिए थे, बाकी हमने तो इसको आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके सारा बता ही दिया है, ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ऐसा चैप्टर खत्म हो गया, समरी आ गई। ये आपका एक केस बेस्ड सिनेरियो इन्होंने दे रखा है। आइए बेटा अब हम यहां पर आपके पास इस सिनेरियो को आपके साथ कवर अप कर लेते हैं। ABC Healthcare is a non-profit organization that provides medical service to the underprivileged population of a developing country। ठीक है, मेडिकल सर्विसेज की बात आ गई है। Organization was established 10 years ago and has been successful in providing quality healthcare service to thousands of people who cannot afford private healthcare। ABC Healthcare places great importance on value for money, which is reflected in the efficient use of resources and effective delivery of healthcare service. Organization implemented several measures to ensure that it is providing value for money, including implemented a cost-effective model for healthcare delivery, which allowed it to keep the cost of medical services low. In addition, ABC negotiated discounted rates with the supplier for medical equipment and supplies, enabling it to reduce its operating cost। तो बेटा यहां पर आपको समझ में आ रहा है, इकोनॉमी यूज हो रही है, इट इज बीइंग इकोनॉमिकली, अपनी कॉस्ट को हम कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं हर जगह से। ABC Healthcare created a streamlined healthcare delivery process to reduce wait time and ensure that patients receive prompt and efficient medical attention. Further, company introduced a digital medical record system to reduce paperwork and administrative cost।
ये बेटा इनोवेशन के ऊपर चला गया कि कंपनी इनोवेशन बहुत अच्छे से कर रही है। ABC Healthcare appointed a team of highly qualified and experienced medical professionals ensuring that patients receive quality medical care. ABC also engaged in various preventive healthcare programs to reduce the incidence of diseases. ABC has entered into various agreements with several international organizations, enabling it to provide specialized service to patients with complex medical conditions. ये सब भी बेटा काम हो रहा है। Provide scholarship to 100 medical students in the past year, ensuring there is a pipeline of highly qualified medical professionals to serve the population in the future. Healthcare served more than 50,000 patients. Internal wala process operates with the highest ethical standard, ensuring that patient privacy is protected and that medical procedures are conducted in a safe and responsible manner. For this, ABC Healthcare established a code of conduct for all employees. ठीक है, ethics वाला part. ABC Healthcare provides medical service to all patients regardless of their ability to pay, ensuring that everyone has access to this. In the last year, served community outreach program service to undeserved population in the rural areas. बेटा यहाँ से इक्विटी आ रहा है, 5 फैक्टर पढ़े थे तो इक्विटी भी आ गया, एथिक्स भी आ गया, सब आ गए। What is an example of efficiency measure in ABC Healthcare? भाई आपके पास क्या है ऑप्शंस? स्ट्रीमलाइनिंग हेल्थकेयर डिलीवरी प्रोसेस, हायरिंग हाईली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। देखो बेटा आपसे एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, आप बताइए बेटा सबसे पहले एफिशिएंसी का मतलब हमने क्या पढ़ा था? तो बाबू एफिशिएंसी का मतलब था कि भैया हमारे इनपुट यानी कि स्पेंड वेल, बेसिकली इनपुट आउटपुट का रिलेशन। तो क्या हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेस हमारे इनपुट आउटपुट के प्रोसेस को इंडिकेट करता है? यस सर, ये तो करता है। क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स, भाई आपने ये हायरिंग करी है तो ये आपके सिर्फ ये नहीं है ना कि आपके जाकर वहां चेक कर रहे हैं, ये तो आपके प्रोसेस बना रहे हैं। एस्टेब्लिशिंग पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ना सर ये भी नहीं है। फिर उसके बाद हो जाएगा प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विस टू ऑल पेशेंट्स, ये आपका क्या बन गया बेटा? ये आपका इक्विटी का बन गया। हाईली क्वालिफाइड आपका इनपुट वाले पार्ट पर आ गया, तो यहां पर हो जाएगा हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रीमलाइनिंग हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेस। भाई आपने अपने प्रोसेस को इतना बढ़िया बनाया है जिससे आप अपने पास एफिशिएंसी ला रहे हो, स्पेंड वेल कर रहा है, इनपुट आउटपुट का रियलाइज मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, कम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो। अगला देखिए, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी मेजर? अब इसमें इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी में बेटा कौन सा आएगा? स्पेशलाइजिंग इन कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन, ना ये इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी नहीं है। इकोनॉमी बेटा क्या होता है? जब आप इनपुट की कॉस्ट को कम करते हो। हायरिंग हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, नो। इंप्लीमेंटिंग अ डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम, यस ये आपके पास चीजों को कॉस्ट कम को कम करने में लग रहा है। प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विस टू ऑल पेशेंट्स, ना बेटा ये तो इक्वलिटी पे आ गया, तो ये आपका सी पार्ट विल बिकम द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस मेजर इन एबीसी हेल्थ केयर? भाई इनमें से कौन सा इफेक्टिवनेस नहीं है? देखो बेटा मैं बार बार बोलता हूं ये नॉट वाले पे ना थोड़ा उल्टा फोकस करना पड़ता है, कौन सा इफेक्टिवनेस नहीं है। चलिए इफेक्टिवनेस क्या था? जहां से आपका गोल अचीव होने में हेल्प हो, दैट इज स्पेंड वाइजली। प्रोग्राम टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज, तो आपका काम ही यही है कि लोगों की हेल्थ को बेटर करना। स्पेशलाइजिंग इन कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन, बेटर है आपके अल्टीमेटली डिजीज कम होंगे। हायरिंग हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, इससे भी आपके पास क्या होंगे? डिजीज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। हेल्थ केयर डिलीवरी प्रोसेस, आपने अपने प्रोसेस को करा है, तो बेटा प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, या प्रोसेस इसका इफेक्टिवनेस का पार्ट नहीं है। एफिशिएंसी इकोनॉमी में फिर भी आ जाएगा, तो यहां पर ये आउट हो जाता है, ये इसकी कैटेगरी का पार्ट नहीं बनेगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हैज एबीसी हेल्थ केयर इंप्लीमेंटेड टू एंश्योर इकोनॉमी? देखिए बेटा, एस्टेब्लिश्ड अ टीम ऑफ हाईली प्रोफेशनल मेडिकल, ना। नेगोशिएटेड डिस्काउंट रेट विद सप्लायर, यस। कंडक्टेड कम्युनिटी, नो। इंप्लीमेंटेड, ये तो नहीं है, तो बेटा आपके पास सीधा सीधा ये तो बी आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, हाउ हैज एबीसी हेल्थ केयर एस्टेब्लिश्ड एथिक्स? एथिक्स कैसे आए थे? प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विस टू अनडिजर्व पॉपुलेशन, नो। इंप्लीमेंटिंग कम्युनिटी प्रोग्राम, नो। एस्टेब्लिशिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, यस। एथिक्स तो बेटा यहीं से थे। तो देखो ये पूरा हमारे पास बीएफएम के ऊपर था, पूरा बीएफएम फ्रेमवर्क के ऊपर 5 पॉइंट पड़े थे, पांचों के पांचों इसमें यूज कर दिए। ठीक है बेटा, चलो
इसके बाद हमारे पास एक ये क्वेश्चन है परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला, आप इसको रीड कर सकते हो बट अभी नहीं करोगे तो चलेगा, इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करना क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो अगले चैप्टर में कवर करेंगे, तो अभी इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। इसको हम बाद में कवर कर लेना आराम से जब अगला चैप्टर हो जाएगा। अब आते हैं बेटा हमारे केस सिनेरियोस पर। तो आज जो हम केस सिनेरियोस करने वाले हैं वो हम करेंगे 207 से। तो आप आ जाइए बेटा 207 नंबर वाले एमसीक्यू पर। आपके 207 से लेकर हमारे आज के एमसीक्यू आपके पास स्टार्ट होंगे। आजा भाई 207 कहां गया, ये रहा बेटा। चलिए देखिए, आपको कहता है ये हमारा अब एमसीक्यू आ गया बेटा पूरा का पूरा। सो ये है पेज नंबर, आप देख लीजिए बेटा 357 पर। दिस इज ऑन पेज नंबर 357 आपके पास है, ठीक है। चलो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है। देयर प्रिंसिपल ऑपरेशन इज फॉर चैरिटेबल वेलफेयर सोशल, यस ये है ट्रू। सोर्स ऑफ फंड्स आर फ्रॉम कंट्रीब्यूटर मेंबर और एक्सटर्नल, यस ट्रू। वेल्थ क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ठीक बात है। सरप्लस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस, नो बेटा सरप्लस फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस, ये गलत है। आप देखो कई बच्चों को लगता है ये गलत है, नहीं बेटा यहाँ नॉट भी लिखा हुआ है तो भैया ये सही है। यही समझना है बेटा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा बट आपको कोशिश करके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला है 208 हमारे पास। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन do not operate for profit, their principal operation is for charitable welfare social environment and mutual। what about the performance measure of these, which of the sorry इसमें से कौन सा false है आपको ये बताना है। which of the following is the false। performance measures are need to monitor to provide reasonable assurance to the contributor that the funds have been used for the purpose for which it was given, hence these organization have a fiduciary responsibility, बिल्कुल करेक्ट है ये, इसमें कोई गलती नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। परफॉर्मेंस मेजर्स कैन बी बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, यस दोनों हो सकते हैं। अगला बेटा, इट इज इजी टू मेजर द कॉस्ट एंड बेनिफिट नॉट फॉर प्रॉफिट, अट नालायक, यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि भैया ये मुश्किल है। एट टाइम्स एक्सटर्नल बियॉन्ड द कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल होते हैं, जैसे हमने गवर्नमेंट वाले में पढ़ा था, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कुछ भी बदलाव आ गया तो आपके पास बेटा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस आपको क्या बताता है बेटा, इफेक्टिवनेस क्या ये बताता है इनपुट मेजर द रिसोर्स अप्रोच, क्या ये इनपुट को मेजर करने का अप्रोच है, नो, इनपुट मेजर करने के लिए तो इकोनॉमी होता है। इसके बाद है लिंक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड द प्रोसेस अप्रोच, तो बेटा ये तो एफिशिएंसी होता है, तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, आउटपुट अप्रोच और द गोल अप्रोच, यही हमने पढ़ा था। तो बेटा यहां पर है फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, तो हमारा ये करेक्ट आंसर बेटा आपके पास आता है। गॉट इट बच्चा, यहां तक बोलो जी एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, 209 भी हो गया, आगे बढ़ते हैं 20210। NZ Vocational School offers education program for students to be trained in areas like electronics, food processing, tourism, hospitality. It has received grant and aid from the local government. The objective is to have an intake of at least 40 students in each of these trades. In order to attract students, school participated in an education fair. Teachers at the vocational school explained to prospective students about the courses offered and the way the organization work. You have been asked to assess the value for money of the school's participation in the education fair. ठीक है, मैच द मेजर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर से बेटा वही तीन आपको लिंक करनी है कि कौन सा क्या क्या रोल को रिस्पॉन्सिबल करेगा। चलिए पहले पढ़ लेते हैं फर्स्ट पार्ट। नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हु विजिटेड द स्टॉल, बताइए बेटा ये आपका किस चीज को इंडिकेट करेगा, इकोनॉमी, एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस। तो बेटा ये हमारे पास सबसे पहले इफेक्टिवनेस, आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है ना कि कितने बच्चों ने हमारे स्कूल में ज्वाइन करा। फिर आता है एबिलिटी ऑफ द टीचर्स टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स अबाउट द कोर्स एंड रिजॉल्व देयर डाउट, ये हमारा बेटा क्या बन जाएगा, सोचिए ये हमारा एफिशिएंसी है, इनपुट और आउटपुट, मतलब स्टूडेंट्स ने टीचर्स ने उसको कैसे कम्युनिकेट करा, उससे क्या रिजल्ट आया, तो इनपुट आउटपुट को वैल्यू।
कॉस्ट ऑफ द स्टॉल, ब्रोशर एंड अदर मटेरियल, ये हमारे पास बन गया इकोनॉमी। तो बेटा अगर हम देखें 1 का हो गया सी, सेकंड का है बी और इसका है ए, तो ये आपके पास आता है सी बी ए, ये आ गया मेरा करेक्ट आंसर। पहले बेटा इतनी बात भी आपको समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। चलो अगला, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा, एक्स सोसाइटी ऑफर्स अकाउंटिंग सपोर्ट टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ईच एम्प्लॉय वर्क 6 चार्जेबल आवर्स अ डे ऑन एन एवरेज, with the remaining portion of the workday being devoted to non-chargeable administrative tasks. Primary goal of X society is to achieve a superior standard of service and client satisfaction. X society has set a goal of cutting expenditure by 5% for the upcoming. Which option best assign the aforementioned goal of the performance? बताइए बेटा। 5% अपनी कॉस्ट को कम करना चाहती हैं, ये क्या है? एफिकेसी है या एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस? सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। जब आप अपनी कॉस्ट को बेटा क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। गॉट इट बच्चा? चलो आ जाओ बेटा अगला। which one of the following statement about internal performance reporting is true? कौन सा बेटा इसमें से ट्रू होगा? अब हम उसके ऊपर चलते हैं। तो अगर हम चले, हमारे पास कौन सा होगा बेटा, ये पढ़ लेते हैं। ऑलवेज कंटेन अ मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। क्या बेटा इसमें ये वाला सही है कि भाई फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों होंगे? आंसर इज यस। कैन टेक एनी फॉर्म दैट मैनेजमेंट चूज। क्या ये कोई भी मर्जी का हो सकता है जो मैनेजमेंट चूज करे? तो आंसर इज नो। बेटा मैनेजमेंट के ऊपर तो नहीं हो सकता, तो ये अभी तक तो गलत है। आर रिक्वायर्ड बाय एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी बेस्ड ऑन द बैलेंस स्कोर कार्ड, यस। कंटेन द सेम इंफॉर्मेशन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट बट दे आर प्रोड्यूस मंथली। हाँ, तो ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? इसका बी आपके पास बन जाता है। गॉट इट? चलिए, अब मेरे हिसाब से पहले आपको यहां तक का बात समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आकर दोस्तों हमारा ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक अब आपके साथ बेटा कंप्लीट हो गया। तो आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, जैसा मैंने पहले भी बोला, हम जल्दी जल्दी आपका कोर्स कवर करवाएंगे। अपनी तरफ से माय कमिटमेंट इज देयर कि हम जल्दी से जल्दी करवाएं, बट बेयर मिनिमम जो हमने पहले बोला था, वीकली 1 वीडियो आएगा। लास्ट वीक आई वाज बिट ऑक्यूपाइड, तो इस वजह से नहीं आ पाया, बट अब से हर वीक 1 वीडियो तो आएगा। कभी कभी 2-2 वीडियो भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, अभी के लिए सब बच्चा के लोगों को नमस्कार। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अंत में बेटा सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।